बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, अ, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ इसके अंदर, इस वेबिनार के अंदर, जो हर संडे को होता है 8 बजे यूके के वक्त के हिसाब से। आज हमारे साथ जो मुकर्रर हैं वो डॉक्टर ज़ीशान ख्वाजा हैं। ये कंसल्टेंट सर्जन है विगन के अंदर। इनका मैं मुख्तसर से तारुफ करा दूं। वैसे तो इन्होंने पहले भी कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पे की हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नए होंगे, जिनको इनके बारे में पता नहीं होगा। इन्होंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से जो है वो एमबीबीएस किया था। उसके बाद पाकिस्तान में इन्होंने एमसीपीएस किया, फिर एफसीपीएस किया, फिर बाद में ये यूके आ गए थे। यहाँ पे आके इन्होंने एफआरसीएस किया। इनका जो इंटरेस्ट है वो अपर जीआई सर्जरी है। इसके अलावा मैंने कुछ अर्से सऊदी अरब में काम किया, पिंडी के अंदर जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, होली फैमिली और शिफा इंटरनेशनल, उसमें काम करने के बाद फाइनली ये यहाँ पे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने पिछली दफ़ा जो है गॉल ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया गया था कि गॉल ब्लैडर में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो हर्निया के ऊपर है। सबसे कॉमन चीज़ है जिसको हम, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा जब हम सर्जिकल वार्ड में गए थे तो जो चीज़ सबसे पहले देखी थी वो हर्निया ही था, मुझे अभी भी याद है, और बहुत ही कॉमन होता है। तो उसके बारे में ये बताएंगे आपको कि उसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है और उसके क्या क्या वजूहात होती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर ज़ीशान, अब स्टार्ट जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़िया, थैंक यू वेरी मच। राइट, तो डॉक्टर ज़िया ने जैसे बताया कि टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोइन हर्निया, कॉमनली इंग्वाइनल हर्निया भी कहते हैं, लेकिन चूँकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा ग्रोइन है और इसमें बाज़ दफ़ा डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ आते हैं लोग, बट रिगार्डलेस सबसे कॉमन जो है वो इंग्वाइनल हर्निया है। तो हम इसको देखते हैं कि जी सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हर्निया कहते किस चीज़ को है। आम तौर पे इसको जो बाय डेफिनेशन है वो कोई भी चीज़ जो इंट्रा एब्डोमिनली प्रोट्रूड कर रही होती है बाहर अपने मसल वॉल से, उसको हम डिफाइन करते हैं हर्निया में। मैंने ये पिक्चर लगाई है जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप इसको देखें कि जहाँ पे आपको इंटेस्टाइन या बाउल नज़र आ रही है, वो मसल ब्राउन सी आपको लेयर नज़र आ रही है मसल की, उसके अंदर से होके और वो बाहर स्किन की तरफ पुश हो रहा है। तो ये जनरली हर्निया कहीं भी हो, चाहे वो आपके पेट के फ्रंट पे हो, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हो, लैटरल हो या ग्रोइन में हो, सब में ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर होती है कि इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी से फैट या ओमेंटम जिसको कहते हैं, या बाउल, या बाज़ दफ़ा उसमें सिर्फ फ्लूइड होता है सैक में, वो बाहर की तरफ पुश होता है और उसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। कुछ लोगों में जो है वो हम अभी रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो इस तस्वीर में लेफ्ट साइड पे आप देखें, जो हम ग्रोइन हर्निया की बात करें, दिस इज़ द एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट। और बहुत सारे हर्निया हैं लेकिन आज हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे। तो इस एरिया में जो भी हर्निया होगा वो मोस्ट कॉमनली जो है वो उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट्स हो सकते हैं? मैं सबसे ज़्यादा कॉमन जिसका हमें खतरा होता है वो बाउल या इंटेस्टाइन अगर हो, वरना उससे ज़्यादा कॉमनली फैट जो है, पेट के अंदर फैट होती है, हर हर इंसान के अंदर होती है। फैट जो है वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा कॉमनली बाय प्रोड्यूस करती है। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये, या जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि ये क्या है, ये हर्निया में बेसिकली एक डिफेक्ट मसल के अंदर पैदा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक दीवार के अंदर से एक आपकी ब्रिक जो है अगर वो फॉल ऑफ हो जाए, तो वो वहाँ पे एक डिफेक्ट या एक सुराख पैदा हो जाता है। वो ऑन इट्स ओन वो हील नहीं होगा, या आपको वहाँ पे एक और ब्रिक रखनी पड़ेगी, या आपको उसको रिपेयर करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हर्निया को अगर हम छोड़ दें तो वो हील हो जाएगा। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो नेचुरली स्किन में कट है या कहीं भी और है, चीज़ें हील हो जाती हैं। लेकिन हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाय द ग्रोइंग एज और बाय टाइम वो आम तौर पे बड़ा होता जाता है उसका डिफेक्ट, या अगर वो उतना भी रहेगा तो वो कभी भी ऑन इट्स ओन जो है वो सेल्फ हीलिंग उस जगह पे नहीं होगी, क्योंकि वो मसल के अंदर एक प्रॉपर डिफेक्ट
बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो बन जाता है। किस तरह मरीजों को क्या अलामतें होती हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स? तो आमतौर पे इस एरिया में नीचे पेट के नीचे वाले हिस्से में जो है आमतौर पे स्वेलिंग या एक लंप के साथ जो है मरीज जो है नोटिस करते हैं। बाज़ दफ़ा स्टार्ट में छोटा लंप होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ दैट लंप कीप्स ऑन ग्रोइंग। बाज़ दफ़ा जो है वो मरीज को सडनली नोटिस करते हैं, अगर किसी ने बहुत हैवी वेट किसी वजह से उठाया है या कोई बहुत ऐसा कोई हैवी स्नीज या कॉफ, बाज़ लोगों को एस्मा होता है अनकंट्रोल्ड, तो वो बाज़ दफ़ा उनको नोट करते हैं कि जी ऐसे मौके पे एक सडनली एक स्वेलिंग अपीयर हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्वेलिंग जो है वो स्टार्ट में पेनलेस होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती है, तो वो स्ट्रेचिंग पेन या एकिंग या जो है वो इंटरमिटेंट पेन होता है। बहुत रेयरली होता है कि वो स्टार्ट से बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आमतौर पे बहुत यंग मेल्स के अंदर अगर हर्निया हो तो वो यूजुअली पेनफुल होता है, लेकिन जो 50s 50 ईयर्स के बाद जो हर्नियाज़ लोगों को डेवलप होते हैं, वो आमतौर पे इतने पेनफुल नहीं होते, लेकिन इंटरमिटेंटली डिस्कम्फर्ट कॉज़ करते हैं। मरीज़ आमतौर पे बताता है कि जी जब वो लेट जाता है तो वो स्वेलिंग जो है वो ऑटोमैटिकली वापस चली जाती है। इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, लेकिन जब वो आहिस्ता-आहिस्ता अगर जो एब्डोमेन की फैट है या जो बाउल है, अगर वो अपने ओरिजिनल प्लेस से बाहर रहेगी एबनॉर्मल टाइम, तो आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे एडहेजन्स या वहाँ ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से फिर वो वापस जाना उसका मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मरीज़ ईज़िली उसको थोड़ा-सा उसको पुश करते हैं तो वो चला जाता है अपने पेट के अंदर वापस। ओकेजनली बहुत पेनफुल प्रेज़ेंटेशन होती है, लेकिन ये वो प्रेज़ेंटेशन होती है जिसमें आम तौर पे आप इमरजेंसी सिचुएशन होती है। मरीज़ बताता है कि जी सडनली जो है वो स्वेलिंग अपीयर हुई है इस एरिया में और वो एक्सट्रीमली पेनफुल है। पेशेंट वॉमिटिंग जो है वो कंप्लेन करता है। और पाँच दफ़ा वो कहता है कि जी पेट भी जो है वो सूज गया है, फूल गया है, देयर इज़ डिस्टेंशन और वॉमिटिंग। तो वो साइन होता है कि जी मोस्ट लाइकली बाउल जो है या इंटेस्टाइन जो है वो हर्निया के अंदर है और वो किसी वजह से वो ब्लॉक हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि बाउल जो है वो ऑन एट जेओपर्डी है और हम उसको एज़ अ इमरजेंसी ट्रीट करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इमरजेंसी ऑपरेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको विदिन फ्यू आवर्स करें, क्योंकि अगर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा उसको डिले करें तो बाज़ दफ़ा जब हम उसको देखते हैं तो बाज़ दफ़ा उसके अंदर डेड बाउल मिलती है, क्योंकि 6-7 आवर्स के बाद बाउल की वायबिलिटी जो है वो नहीं वो अपनी रख सकती। टेक्निकली ट्रीटमेंट वाइज़ इंग्वाइनल और फेमरल हर्निया में फ़र्क नहीं है। मोस्ट कॉमनली इंग्वाइनल हर्निया है जो कि फ्रंट पे आता है। एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। उससे अगर ऊपर से वो स्वेलिंग बाहर आ रही हो तो हम उसको इंग्वाइनल कहते हैं, अगर उससे नीचे आ रही हो तो उसको हम फेमरल हर्निया कहते हैं। आगे इंग्वाइनल हर्निया की भी टाइप्स हैं, उसमें जो है हम अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप्स हैं, लेकिन फेमरल हर्निया जो है वो कॉमन ज़्यादा फीमेल्स में होता है। स्टिल इंग्वाइनल हर्निया फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होगा, लेकिन इन कंपैरिज़न टू मेल्स जो है वो फेमरल हर्निया फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फेमरल हर्निया में इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो इतना बड़ा स्वेलिंग और लंप नहीं होती, छोटी-सी स्वेलिंग होती है, लेकिन वो क्वाइट ऑन प्रेज़ेंटेशन इट्स क्वाइट पेनफुल और उसमें कॉम्प्लिकेशंस के और रिस्क्स ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इंग्वाइनल हर्निया के, क्योंकि उसमें जो होल होता है या डिफेक्ट होता है वो छोटा होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बाउल या इंटेस्टाइन का सिर्फ एक छोटा-सा जो पार्ट है, वो उसके अंदर एक नकल सा उसमें फँस जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट इनिशियली इतना सिम्प्टोमैटिक भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा उसको बहुत काफ़ी अरसे से वो चल रहा होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो है वो एरिया फिर बाद में ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाता है। इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज़ हम मोस्ट कॉमन जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन ये कुछ इस एरिया में डिफरेंट का टाइप्स के हर्नियाज़ और भी होते हैं जो कि उसकी प्रेज़ेंटेशन उससे काफ़ी रिज़ेम्बल करती है।
जो हर्निया है इस रीजन में, जो इंग्वानल हर्निया है, ग्रोइन हर्निया है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 8:1 की रेशियो है। बच्चों में भी ये हर्निया होता है, बाज़ दफ़ा जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। और एज रिलेटेड चूँकि चूँकि मसल की स्ट्रेंथ और लैक्सिटी का इसमें एक बड़ा फैक्टर होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आउट ऑफ 10,000 11 पर 10,000 जो है इसमें मेल में होगा ये हर्निया डेवलप। लेकिन यही आप देखें एज ग्रुप कौन सा इन्वॉल्व है, 16-24 यंग एज ग्रुप में ये कम है। तकरीबन उससे ड्रास्टिक डिफरेंस है, अगर आप देखें कि 200 पर 10,000% जो है वो 75 ईयर्स और अबव में। और इसकी वजह ये है कि जैसे-जैसे एज जो है वो बढ़ती है, मसल जो है वो लैक्स होते हैं और उसमें ज़्यादा चांस होता है। और ये प्रिंसिपल हर जगह इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मुख्तलिफ मसल की लेयर्स के अंदर से गुजरते हैं और पोटेंशियली वहाँ पे ऑलरेडी एक डिफेक्ट होता है, तो वो वक्त के साथ या बड़ा हो जाता है या वो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नया डिफेक्ट किसी वजह से हो, अनलेस कोई इंजरी हो या ट्रॉमा हो, दैट इज समथिंग एल्स। रिस्क फैक्टर जो है वो बच्चों में प्री मैच्योरिटी है और अगेन मेल बच्चों में ज़्यादा है। एडल्ट्स में जो है अगेन मेल्स में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड और वो उस एरिया से गुजरते हैं मसल से, तो ऑलरेडी एक पोटेंशियल वीक स्पॉट होता है जो कि बाद में बढ़ जाता है। ओबेसिटी, यस, ओबेसिटी जो है वो जिस तरह हर चीज़ में प्रॉब्लम्स कॉज़ करती है, इसी तरह क्योंकि उसमें फैट और डिफरेंट जो वीक एरिया होता है, वीक स्पॉट है पोटेंशियली, तो ओबेसिटी जो है वो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। इसी तरह कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन व्हिच इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे आप अस्थमा है, सीओपीडी के पेशेंट हैं, उनको क्रॉनिक कफ है, बहुत ज़्यादा खाँसी रहती है, तो वो प्रेशर पड़ता है उन वीक स्पॉट्स पे, वो पड़ते हैं। या कॉन्स्टिपेशन है, या जो है ऐसे प्रोफ़ेशन से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि बहुत हैवी वेट उठाना पड़ता है या वो हैवी मैनुअल वर्क करते हैं, तो वो कांस्टेंट प्रेशर की वज़ह से वो एरिया होता है। एक और रिस्क फैक्टर जो है वो जेनेटिक आप उसको कह सकते हैं, कि बाज़ लोगों में हर्नियाज़ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं, बार-बार होते हैं, रिकरेंट होते हैं, और वो टेक्सचर है। जैसे आप अगेन अगर मैं ईंट और जो जैसे हम दीवार की मिसाल दें, तो एक ख़ास टेक्सचर आप रेशो प्रोपोर्शन में आप सीमेंट को और सैंड को और वो मिलाते हैं, तब वो एक अच्छी वहाँ पे साउंड रिपेयर होती है, ब्रिक उसको आप फिक्स करते हैं। इसी तरह कोलेजन एक बॉडी में एक जो है प्रोटीन होती है, जो हर एक में थोड़ा-सा डिफरेंट टेक्सचर होता है। कुछ लोगों में उसकी रेशो प्रोपोर्शन डिफरेंट होती है, तो वो जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर होता है, उस उन लोगों में हर्नियाज़ ज़्यादा डेवलप होते हैं। जिन लोगों में नॉर्मल कोलेजन टेक्सचर होता है, उनमें हर्नियाज़ नहीं बनते। और जिनमें रेशो थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती है, उनमें हर्नियाज़ बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। डायग्नोज़ हम कैसे करते हैं डायग्नोसिस हर्निया की? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हर्निया की डायग्नोसिस के लिए हमें किसी टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के ऊपर जो है वो हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। हम डिफरेंट उसके क्लिनिकल साइन्स एलिसिट करते हैं, मरीज़ को कहते हैं खाँस के दिखाओ, खड़े होके डिफरेंट पोज़ीशंस में और डिफरेंट उसको तरीके से हम देखते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इनफ। बाज़ दफ़ा अगर क्लैरिटी ना हो डायग्नोसिस में, मैं आगे बताऊँगा कि कुछ और पॉसिबल चीज़ें भी होती हैं। उस केस में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड इज़ अ गुड इन्वेस्टिगेशन। बाज़ दफ़ा बहुत छोटा हर्निया हो तो एक डायनामिक टेस्ट होता है। अल्ट्रासाउंड करने वाला जो है सोनोग्राफ़र, वो वहाँ पे अपनी प्रोब रख के मरीज़ को डिफरेंट मैन्यूवर्स भी करा सकता है। इट्स अ गुड इन्वेस्टिगेशन अगर आपको डाउट है, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन पे कन्फर्म नहीं है। इसके अलावा एमआरआई के ऊपर भी जो है वो ये एक अच्छा टेस्ट है उसके लिए, लेकिन ये चीज़ें स्टेप वाइज़ होती हैं। पाकिस्तान में आमतौर पे चूँकि एमआरआई महँगा पड़ता है तो इस तरह नहीं करते, लेकिन इवन यहाँ पे भी यूके में भी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती इन टेस्टों की, आप सिर्फ क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के ऊपर ही डायग्नोसिस करते हैं और उसी के ऊपर मैनेजमेंट बेस करती है। मैनेजमेंट किस चीज़ पे बेस करेगी? जैसे पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा। अगर पेशेंट
प्रेजेंट करता है, उसको सिम्पटम्स हैं हर्निया से, पेन है, अगर कभी उसको जो है बाउल ब्लॉकेज या इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट के साइंस हैं, तो उसको हम डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो ज़्यादा चांसेस हैं फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस के, इसलिए हम उसको सजेस्ट करते हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा ग्रुप एक ऐसा पेशेंट्स का होता है जो कि आते हैं और वो बताते हैं कि जी हर्निया है, जो कि एग्जामिनेशन पे हम कंफर्म करते हैं, स्वेलिंग है, लेकिन उनको कभी कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती, कभी उससे कोई पेन नहीं होता, कभी उससे कभी ऐसी बाउल इन्वॉल्वमेंट या कोई ऐसी उसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता। सॉरी एक्सक्यूज़ मी। ये जो ग्रुप है इसको ये कहलाता है एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप। तो सिम्प्टोमेटिक ग्रुप को तो हम सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि उनमें ज़्यादा लाइक्लीहुड है उसमें कॉम्प्लिकेशंस का। जो एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप है उसको हम ऑप्शन देते हैं कि जी देखें, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आपको हम सर्जरी भी हम ऑफ़र कर सकते हैं और हम आपको वॉचफुल वेट भी ऑफ़र कर सकते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हर ऑपरेशन के रिस्क्स हैं। इसी तरह जो है, अगर आप ऑपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, उसके जो हम उससे डिस्कस कर लेते हैं कि जी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वो मैं अगली स्लाइड में बात करता हूँ, फिर हम इस पे हम दोबारा आएँगे। तो पॉइंट उसमें ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप है, उसमें हम 2 ऑप्शंस देते हैं पेशेंट को कि जी बेनिफिट्स और रिस्क्स ये हैं, अगर आप ऑपरेटिव मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, और ये रिस्क और बेनिफिट्स हैं नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट के। फिर इफ समवन हैज़ एनी क्वेश्चंस तो वो अपनी क्लैरिफाई करते हैं कि जी मुझे उससे कितना फ़ायदा होगा, क्या चांसेस हैं प्रॉब्लम्स के, रिस्क क्या है। तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज़ थिंग्स मरीज़ अपना खुद एक डिसीजन ले लेता है कि जी मुझे भी ज़रूरत है। और अक्सर जो है वो ज़्यादा जो एज्ड लोग होते हैं, वो बताते हैं कि जी हमें तो ये 15 साल से ये चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी विल कीप एन आई, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपके पास वापस आएँगे। कॉम्प्लिकेशंस, अगर अगर पेशेंट ऑलरेडी आके बताता है कि उसको एक ऐसे 2 इवेंट हो चुके हैं जिस जब उसको सीवियरली पेनफुल एपिसोड हुआ और वो फिर किसी डॉक्टर के पास गया ए-एन-ई में, या उसने लेटा रहा काफ़ी देर वो, फिर उसके बाद वो पीछे पुश बैक किया हर्निया, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ मोर कंसर्निंग। तो उसमें जो है वो ऐसा इवेंट होने के दोबारा ज़्यादा चांसेस है। तो ये वो ग्रुप है जिसमें आप उसको कहते हैं कि डेफिनिटली यू नीड एन ऑपरेशन, और अगर ऑपरेशन ना किया तो फिर यू कैन हैव दिस एपिसोड अगेन, और उसमें चांस है कि उसमें अगर बाउल स्टक होगी तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी उसकी ब्लड सप्लाई, और उसमें अगर बाउल उसमें वो डेड हो जाती है तो फिर वो उसमें एक एडिशनल ऑपरेशन, जिसकी ज़ाहिर है कि फिर उसके रिस्क और बेनिफिट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसमें बाउल रिसेक्ट करनी पड़ती है और बाउल उसको दोबारा एनास्टोमोस करके करना पड़ता है, जिसमें ज़ाहिर है उसमें बाज़ दफ़ा लीक के भी रिस्क होते हैं। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो वेरी ओल्ड और कोमॉर्बिडिटीज़। बाज़ जो है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफरेंट बीमारियाँ, पार्किंसनिज़्म, एपिलेप्सी और स्ट्रोक, और जो आप सोच सकते हैं वो बीमारियाँ होती हैं, और उनको साथ हर्निया भी होता है। उस ग्रुप में आपने ये असेस करना होता है, मैं जो असेस करता हूँ ये है कि इसको अ, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, या इसको कितने चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के। अगर कॉम्प्लिकेशन पहले कभी कोई साइंस नहीं हुए तो चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हर्निया हो, हम प्रेफ़र करते हैं उसको ऑपरेट ना करें, क्योंकि उसमें ऑपरेटिव रिस्क इतने ज़्यादा है कि वो एक प्रॉब्लम के साथ वो उसको चल रहा है जैसे-तैसे, लेकिन अगर ऑपरेट किया तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हाई मॉर्बिडिटी, इवन जो है वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक या एनेस्थेटिक्स की अगर आप उस पेशेंट को देंगे तो उसमें उसकी मोर्टालिटी जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा होने के चांस है। तो वो ये जो ग्रुप होता है इसको बहुत केयरफुली जो है इवैल्यूएट करना होता है कि इसमें किसको ज़रूरत है। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशन, क्योंकि वो हर्निया पिछले 40 ईयर्स से लेके वो चल रहे होते हैं, तो वो उसके साथ आगे उनकी जितनी ज़िंदगी बाकी है वो उसमें वो उसपे चलते जाते हैं। एक और चीज़ जो है वो ट्रस्ट लोग यूज़ करते हैं, वी डोंट रिकमेंड अम, ट्रस्ट। बाज़ लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है, लोग बताते हैं। ट्रस्ट जो है वो एक काफ़ी टाइट
एक जैसे अंडरवियर किस्म की एक चीज होती है, और वो लोग उसको पहन लेते हैं क्योंकि वो उसको कंप्रेस रखता है उस एरिया के। समटाइम्स इट वर्क, लेकिन जो हम लेटेस्ट उसको इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि बाज़ दफ़ा ये होता है, मैं आपको अगर वापस अपनी इस तस्वीर पे जाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एब्डोमेन के अंदर से अगर इंटेस्टाइन या बाउल बाहर निकल रही है, तो वो स्किन और उसके अंदर जो है वो अगर किसी ने बाहर एक एक्सटर्नल कंप्रेशन या वो एक इसके ऊपर लगाई हुई है ट्रस्ट की फॉर्म में, अगर तो ये बाउल वापस पुश बैक हो जाती है तब तो वेल एंड गुड, लेकिन ये आप जज नहीं कर सकते बाहर से। अगर बाउल का कुछ पार्ट वहां पे फंसा हुआ है और आप बाहर से भी एक्सटर्नल प्रेशर उसको दे रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा वो स्किन मसल और बाहर स्किन के दरमियान में कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, तो बजाय उसके फायदे के वो ट्रस्ट की वजह से उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम उसको बहुत जो है रूटीन उसको रेकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर पेशेंट कहे कि जी मुझे इससे फ़ायदा होता है और मैं उसको पहन के रखता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है, बस जस्ट कीप एन आई कि अगर पेन नहीं हो रहा है या वॉमिटिंग नहीं हो रही तो उसको ध्यान रखें। अब हम आते हैं अपने इस पे, ये हमारा जो सिम्प्टोमेटिक ग्रुप है और एसिम्प्टोमेटिक दोनों के ऊपर ये अप्लाई होता है कि हम उससे क्या रिस्क एंड बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं, जिसकी बेसिस पे जो है पेशेंट हैज टू डिसाइड कि वो क्या ट्रीटमेंट चाहता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर होता है जिसमें हम जिसकी वजह से हम सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन, वो ये है कि रिस्क ऑफ बाउल स्ट्रैंगुलेशन। किसी भी हर्निया में, जैसे आपने जिस तस्वीर में देखा है कि पेट के अंदर से इंटेस्टाइन बाहर आ रही है, बाउल बाहर आ रही है, तो उसमें देयर इज ऑलवेज अ चांस कि ये बाउल वहाँ पे फंस सकती है, वापस ना जाए, और जब वो वापस नहीं जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और वो जो एरिया है वो नेक्रोज़ हो सकता है और वो गैंग्रीन हो सकता है बाउल की। चांसेस कितने हैं बाउल स्ट्रैंगुलेशन के? जो एसिम्प्टोमेटिक है उसमें बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मुख्तलिफ स्टडीज़ में मुख्तलिफ है, लेकिन एग्ज़ैक्ट फिगर इसलिए कोट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इन थ्योरी हमेशा चांस होगा, लेकिन 1 आउट ऑफ मेबी 5000 और समथिंग इस तरह होगा। जो सिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको ऑलरेडी पेन ऑन एंड ऑफ इंटरमिटेंटली हो रहा है, उनमें ज़्यादा है। अगेन कितना ज़्यादा है, लेट्स नॉट गो इन फिगर, लेकिन इतना ज़्यादा है कि यू हैव टू क्लिनिकली उनको आप डेफिनिटली सजेस्ट के अगर नहीं कराओगे तो चांसेस हैं बाउल स्ट्रैंगुलेशन के, क्योंकि यही एक वो है जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। बाकी पेन, सिर्फ इंटरमिटेंटली पेन होना ज़ाहिर है कि दैट कैन बी सेटल होना है, पेन किलर एक्सेट्रा, लेकिन बाउल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऑपरेशन इमरजेंसी हो जाता है और उसके साथ एडिशनल ऑपरेशन ऐड हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम ऑपरेशन जो ऑफ़र करते हैं उसकी वजह क्या है कि हम पेशेंट को ज़ाहिर है कि सिम्पटम्स उसके प्रेज़ेंट पेन, इंटरमिटेंट पेन के साथ करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि जी अगर ऑपरेट के बाद ज़ाहिर है कि एक रीज़न जो है बेनिफिट ये है कि सिम्पटम कंट्रोल हो जाएँगे। बार-बार पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा, यू विल नॉट फील एम्बैरेस्ड कि आप किसी जगह कहीं जा रहे हैं, कोई अपना फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि सडनली यू विल पॉप आउट द स्वेलिंग। और ज़ाहिर है कि यूके में लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, मैनुअली स्विमिंग, बाहर अपना जॉगिंग, रनिंग, तो लोग इस वजह से इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो बॉदर्ड होते हैं कि जी ये हमें अपना हमारे डेली एक्टिविटीज़ में जो है वो ये जो है इसकी वजह से हमारी डेली एक्टिविटीज़ अफ़ेक्ट हो रही हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली जो है वो हमारा बेनिफिट है, और उसमें हम बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो बाउल स्ट्रैंगुलेशन है। अच्छा, अब हम इसको मैं इस तरीके से आपके सामने इस चीज़ को इस तरह रखता हूँ कि एक मरीज़ है जो कि एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप का है। सिम्प्टोमेटिक ग्रुप में हमें ज़्यादा क्लैरिटी है कि हमने उसको ऑफ़र कर दिया कि भई अगर नहीं ऑपरेशन होगा उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, और ऑपरेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप है उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम आती है वो क्रोनिक ग्रोइंग पेन की आती है, और ये तकरीबन इसका चांस है तकरीबन 15%, जो कि अच्छा खासा जो है वो आउट ऑफ 100 यानी 15% इज़ अ गुड चांस।
तो पेशेंट कम्स बैक और ज़ाहिर है कि फिर वो एक उसमें तकलीफ़ में होते हैं कि ऑपरेशन से पहले उनको हर्निया की वज़ह से प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने ऑप्ट किया हर्निया ऑपरेट होना और अब उनको एक क्रोनिक पेन स्टार्ट हो गई है। तो ये इसलिए हम अ, ऑपरेशन से पहले ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि जी, अगर आप ऑपरेट कराएँगे और आपको भी सिम्पटम नहीं है, तो ये एक पॉसिबल प्रॉब्लम है जो कि हो सकती है। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो क्रोनिक पेन है ग्रोइन का, एनी ऑपरेशन जो हम ग्रोइन पे करते हैं उसमें पेन हो सकता है। लेकिन ये नॉर्मल यूजुअल पेन रिलीफ जो है टैबलेट से, मेडिकेशन से वो ठीक हो जाता है, अंडर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन देयर इज़ अ गुड पोर्शन आउट ऑफ देम जिनको काफ़ी डेबिलिटेटिंग पेन हो जाता है, फिर उनको हमें पेन टीम को रेफ़र करना पड़ता है। इसलिए हम बहुत क्लियरली उनको बताते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप है कि ये ऑपरेशन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन के लिए तो है बिल्कुल, लेकिन साथ इसके बाज़ दफ़ा ये 10 टू 15% चांस है कि क्रोनिक पेन भी हो। तो जो है वो मरीज़ के पास आपके चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्री ऑपरेटिवली, तो वो उसमें बेहतर डिसाइड कर सकता है। उसके अलावा जो रिस्क हैं ऑपरेशन के वो उसमें अगर ऑपरेट करते हुए बाज़ दफ़ा जो बाउल या मेंटम है वो अगर ऑलरेडी डैमेज नहीं हुई तो बाज़ दफ़ा उसको सेपरेट करते हुए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो बहुत ज़्यादा स्टक उस वहाँ पे क्रोनिकली उसको हम इनकार्सरेटेड हर्निया कहते हैं कि वो इतने लॉन्ग टर्म पीरियड से वहाँ पे सैक में पड़ी होती है बाउल, एडहेजन्स बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एडहेरेंट होती है, तो उसको वहाँ से सेपरेट करते हुए भी बाज़ दफ़ा बाउल इंजर हो जाती है। ज़ाहिर है वो अगर ऑन स्पॉट जो है वो आइडेंटिफ़ाई हो तो हम उसको रिपेयर करते हैं और उसको, लेकिन बाज़ दफ़ा वो रेयरली, वेरी रेयरली बाद में भी वो प्रॉब्लम्स कॉज़ करती है। इसी तरह जो है मेल्स में ब्लड सप्लाई जो है वो टेस्टिस की उसको भी बाज़ दफ़ा रेयरली डैमेज हो सकती है। लेकिन ये सब जो ये अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत रेयर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन स्टिल दे दे आर नोन प्रॉब्लम्स, तो ये हम सब मरीज़ को जो है हम पहले से उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऑपरेशन क्या है, सर्जरी क्या है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। 2 हमारे पास टाइप की सर्जरीज़ हैं। एक ओपन सर्जरी है जो ट्रेडिशनल है, जिसमें हम स्किन में ऊपर से कट लगाते हैं, मसल लेयर्स ओपन करते हैं, हर्निया आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसको हम वापस एब्डोमेन में उसको रिलीज़ करके उसको हर तरफ से उसको हम वापस अपने एब्डोमिनल कैविटी में उसको रिटर्न करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और आप ये ऊपर वाली तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक आर्टिफ़िशियल पीस है। इसको इसको हम मेश कहते हैं। जनरली मरीज़ को हम कहते हैं जी आर्टिफ़िशियल पीस ऑफ सिंथेटिक मटीरियल है, गॉज़ है। ये मेश जो है, ये बेसिकली क्या करता है, ये यहाँ उस एरिया को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। कैसे करता है वो नॉर्मल अपनी बॉडी की फिज़ियोलॉजी यूज़ करता है, क्योंकि ये अ, इस एरिया में बॉडी इस मेश के नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू प्रोड्यूस करती है, जो कि नॉर्मल वीक स्पॉट के इन कंपैरिज़न वहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो काफ़ी, जो स्कार टिश्यू अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो प्रिवेंट करता है हर्निया को दोबारा डेवलप होने से। तो ये ऊपर वाली तस्वीर में ये है कि आप मसल लेयर्स ओपन करके उसके अंदर मेश फिक्स करके आप वापस से सारा एनाटॉमिकली उसको क्लोज करते हैं। और ये इसका फ़ायदा मेश का ये है कि इससे रिकरेंस रेट जो है वो हर्निया का बहुत कम हो जाता है। मैं उसमें पिछली स्लाइड में जो है वो उसमें ये भी मैं ऐड उसमें करूँगा कि जो एक हम मरीज़ को हमेशा बताते हैं बात कि अम, आप हर्निया रिपेयर जब करते हैं तो उसमें रिकरेंस का चांस हमेशा होता है। कभी भी 100% ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें हर्निया के चांसेस एलिमिनेट हो जाएँ। जब हम लोग मेश यूज़ नहीं करते थे तो उसमें रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा होते थे, 20% 30%, लेकिन मेश के यूज़ से रिकरेंस रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जस्ट 1 टू 2%, जस्ट 1 टू 2%, इतना अच्छा मेश का जो है वो होता है। बाज़ लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ मेश के हवाले से काफ़ी वो चीज़ें फैली, लेकिन उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि वो गायनेकोलॉजिकल पर्पज़ से वो मेश यूज़ होता है, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी जो उसकी कॉम्प्लिकेशन सामने आई हैं।
ये जो मैश है ये एब्डोमेन के अंदर नहीं होता, ये बिटवीन द लेयर्स ऑफ मसल होता है, इसलिए उसकी वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। ये तो था ओपन जो तरीका ऑपरेशन का। दूसरा जो है अगेन जो की होल है, जैसे बाकी मुख्तलिफ ऑपरेशन में की होल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहा है, इसी तरह हर्निया के ऑपरेशन में भी अब की होल ऑपरेशन जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन स्टिल हर जगह आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसकी अपनी जो है वो यूटिलिटी है, जो है लिमिटेशंस है। जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है नीचे, उस तरफ लगाने का मकसद ये है कि ये एक डिफरेंट अप्रोच है ऑपरेशन की। जो ओपन अप्रोच है उसमें आप फ्रंट की तरफ से आप मसल लेयर्स ओपन करते हैं और जो एप्रोप्रिएट जगह है वहाँ पे मैश को फिक्स करते हैं। जो की होल मेथड है उसमें आप बिल्कुल एक तरह से डिफरेंट वे, आप मसल्स के बिल्कुल पीछे से जाते हैं और एक एरिया जो है जहाँ पे एरिया वही होता है जहाँ पे मैश लगना है, लेकिन आपका एरिया ऑफ अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। आगे की होल में भी आगे 2 टाइप्स के हैं, एक वो है जो आप पेट के बिल्कुल अंदर की तरफ से जाके करते हैं और एक तरीका है जो आप मसल के लेयर्स के अंदर की तरफ से जाते हैं। फ़ायदा क्या है की होल का, कि उसमें रिकवरी थोड़ी क्विक है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स दोनों के एक जैसे हैं, रिकरेंस रेट दोनों के एक जैसे हैं, तकरीबन कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ की होल में थोड़ी रिकवरी जो है वो अर्ली है। यूके में इस वक़्त जो रिकमेंडेशंस हैं, वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को बायलैटरल हर्निया है, 2 तरफ हर्निया है, या उसको पहले हर्निया रिपेयर हुई है और उसको रिकरेंस हो गई है हर्निया की, उसमें हम जो है वो की होल ऑपरेशन उसको सजेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को फर्स्ट टाइम एक साइड का हर्निया है, उसको नहीं की होल ऑपरेशन हो सकता है, उसको हो सकता है, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें भी देखती हैं, चूँकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस और डिफरेंट जो है आपके टूल्स की यूटिलाइजेशन, इसलिए जो है वो सिर्फ इन 2 कैटेगरीज़ को जो है वो हम अभी ऑफ़र करते हैं ऑपरेशन के। किसी को 2 तरफ हर्निया है या अगर उसको पहले हर्निया ऑपरेट हुआ है तो उसमें ये वाला तरीका इसलिए बेहतर है कि आप एक डिफरेंट एरिया से जाके उसको प्रॉब्लम को डील करते हैं। रिजल्ट्स ऑफ सर्जरी हमने जिस बात की कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, सिर्फ 1 to 2% चांस है रिकरेंस का विद यूज़ ऑफ मैश। जनरली जो है पोस्ट ऑपरेटिवली जो मेरी एडवाइस होती है कि आप अपना सारे अपने रूटीन का काम करें, लेकिन उसको थोड़ा रिलैक्स रखें, ईज़ी रखें। वेट लिफ्टिंग ना करें 6 to 8 वीक्स, क्योंकि ज़ाहिर है एरिया वहाँ पे अभी हीलिंग होनी है और मैश की वज़ह से जो स्कार टिश्यू प्रोड्यूस होना है, फाइब्रस टिश्यू, उसको कुछ वीक्स लगते हैं और जो है स्ट्रॉन्ग टिश्यू को वहाँ पे कंप्लीट ली तो वहाँ आने में 6 महीने से भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स में आपका इतना स्ट्रॉन्ग टिश्यू डेवलप हो जाता है कि वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं कॉज़ करता। और जो लोग बहुत ज़्यादा मैनुअल हैवी वर्क करते हैं, वो उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि वो फ़ेज़ रिटर्न करें अपने काम पे क्योंकि अगर वो क्विकली जाके अपने हैवी लोड्स उठाएँगे तो वो रिपेयर जो है वो डैमेज हो सकती है। इस एरिया में जो स्वेलिंग्स हैं और लम्प्स हैं, वो सिर्फ़ इंग्वाइनल हर्निया नहीं हो सकते, कुछ और चीज़ें भी जो है वो हम इसलिए उसको एग्ज़ामिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एरिया में। अ, हाइड्रोसील हो सकती है, ये टेस्टिस के ऊपर जो है वो एक कवरिंग होती है जिसमें एक लेयर के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ये बाज़ दफ़ा हर्निया के साथ अ, जो है बड़ा मिलता-जुलता है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना करना होता है ऑपरेशन से पहले। क्योंकि अगर हाइड्रोसील का एक डिफरेंट ऑपरेशन है और हर्निया का डिफरेंट ऑपरेशन है। इसी तरह बाकी इस एरिया में लिम्फ नोड्स पे बाज़ दफ़ा स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी बाज़ दफ़ा बहुत ही बिनाइन कॉज़ भी हो सकती है, किसी ज़ख्म की वज़ह से भी पैर में या उसकी वज़ह से भी हो सकती है, और बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा सिनिस्टर प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा स्किन का कोई नीचे कैंसर भी हो सकता है, या उस इस जो एरिया ड्रेन हो रहे हैं आपके जो है इवन जो लोअर पार्ट ऑफ योर गट है उसके बाज़ दफ़ा कैंसर की वज़ह से भी लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो सकते हैं। तो अगेन क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से ये सब चीज़ें पता चलेंगी इम्पोर्टेंट। तो सिर्फ़ हर्निया नहीं है स्वेलिंग यहाँ पे जो हो सकती है, और भी है। कॉमन नहीं है इतनी, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी है। बाकी जो है वो और कुछ रिलेटेड है, वेरिकोसील है, वीनस कंजेशन हो सकती है,
और अनडिसेंडेड टेस्टिस भी बाज़ दफ़ा आती हैं इस तरह, जो आप हर्निया को रिप्रेज़ेंट कर सकती है। तो ये सब की सब कंडीशंस जो हैं वो आपकी क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन पे आप इसको रूल आउट कर सकते हैं। इसलिए एग्ज़ामिनेशन हम बहुत स्ट्रेस देते हैं अपने सब स्टूडेंट्स को भी और उनको, कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। राइट। तो आई थिंक कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम उस पे ले लेते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान। मेरे ख़्याल से बहुत ही डिटेल में आपने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ख़ास में वो जो दीवार के अंदर आपने होल दिखाया है, वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि इससे चीज़ें जो है समझने में आती हैं। इसमें अ, ये है कि वो सारे फैक्टर्स को देख लें जिसकी वजह से हर्निया हो रहा है। अगर उन फैक्टर्स की मौजूदगी में आपने रिपेयर किया तो उसके चांसेस ये है कि वो रिकवर हो जाएगा। जैसे इन्होंने कॉन्स्टिपेशन का ज़िक्र किया, क्रोनिक कफ है, और तीसरी चीज़ जो हमारे यूरोलॉजी से रिलेटेड है वो यूरिन के अंदर जोर लगा के पेशाब करना, वो भी काफ़ी कॉमन होता है ओल्ड एज के अंदर। प्रोस्टेट भी उसी एज में बढ़ता है और हर्निया भी उसी एज में कॉमन है, जैसे अभी डॉक्टर जिशान ने भी जिक्र किया। तो उसको भी आप ज़रूर ज़हन में रखें। और इस एरिया में जो स्वेलिंग होती है वो बच्चों में भी होती है, और बच्चों का भी हर्निया होता है। उसका जो है वो इलाज ऑपरेशन ही है। उसमें हम ये नहीं सजेस्ट करते कि उसमें हम कोई कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, जैसे एडल्ट्स में कभी कभी आप कर सकते हैं। बच्चों का हर्निया अगर है और वो डायग्नोज हो जाता है तो उसका ऑपरेशन ही करवा वो। ये ओल्ड एज में ही कॉमन है और इसी एज में जो है वो प्रोस्टेट के भी इश्यूज आते हैं। तो जनरली हम अगर हिस्ट्री पे कोई ऐसा है प्रॉब्लम, प्रोस्टेटिक इश्यूज है, आप हर्निया ऑपरेट भी कर देंगे तो वो उसको रिपेयर को डैमेज करेगी। तो इसलिए जैसे अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम वो हल सॉल्व हो जाएगा और फिर वो हर्निया ऑपरेट होगा, तो वो दैट मेक्स सेंस कि उस पे एक कांस्टेंट जो है वो इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर जो है वो रेज नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर रिपेयर ज़्यादा और साउंड होगी। थैंक यू। थैंक यू। शायद बस रहा, आप क्वेश्चन करें डॉक्टर अस्सलाम शहजाद वालेकुम। रसाई। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। तुल्लाह वबरकातुहू। जी जी। जी, थैंक यू। बहुत माशाल्लाह टॉपिक था। और सॉरी, मेरे ना वो लैपटॉप में जूम नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा मैं करते करते थोड़ा लेट हो गया। मैं थोड़ा सा पार्ट उसे मिस किया, लेकिन लास्ट पार्ट मैंने देखा। आई रियली एजुकेटेड, बहुत मजा आया। अच्छा, मेरे एक दो क्वेश्चन ये है। काफी सारे मुझे ये लोगों की ये इंटरेक्शन हुआ है फैमिली में भी और अपने मिलने वालों में भी सी। उसमें ये रिपीट बहुत हो रहा है। मतलब एक दफा हर्निया ऑपरेट हो गया, उसके कुछ सालों बाद, लाइक 2-3 साल के बाद दोबारा होने के चांसेस जो है ना, वो काफी कंप्लेंट्स हैं। उसमें डेफिनेटली एक तो जैसे आपने बताया कि हम लोग एज अ मेडिकल जो है टर्म में उसको कहते हैं कि ये हर्निया जो है वो इनक्योरेबल डिजीज है। राइट। इसको फोकस करें इस वर्ड के ऊपर कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, इसलिए कि हर्निया आमतौर पे होता ही उन लोगों में है जिसमें आई डोंट नो, आप शुरू में थे जो मैंने एग्जांपल दी कि जैसे आप दीवार में आप जब ईंटें रख रहे होते हैं तो उसमें आप सीमेंट और रेत का एक आप उसका एक स्पेसिफिक रेशियो प्रोपोर्शन होती है। इसी तरह बॉडी में एक प्रोटीन होती है कोलेजन, डिफरेंट टाइप्स की होती है, 1 2 3 4। तो उसमें जो प्रोपोर्शन होती है वो एक नॉर्मल प्रोपोर्शन होती है कोलेजन की,
और एक एबनॉर्मल प्रोपोर्शन होती है। जिन लोगों में थोड़ी सी उस कोलेजन की प्रोपोर्शन में डिफरेंस होता है, उनमें ज्यादा चांस होता है हर्निया का, नंबर वन। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको आप उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। हाँ, आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जो फैक्टर्स उसको पॉसिबली, जो फैक्टर्स उसको जो है ज़्यादा उसको ख़राब कर रहे हैं, आप उनको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हर्निया ऑपरेट हो गया, उसमें हमें पता है कि टेक्निकली भी रिकरेंस के चांसेस हैं विद मैश, पर्टिकुलरली ग्रोइन हर्निया में 1 to 2% है। अगर आप बाकी हर्नियाज की बात करें जो फ्रंट पे है एब्डोमिनल वॉल पे, उनमें रिकरेंस के चांसेस डिफरेंट है, उनमें ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उसमें मसल की वीकनेस और वो डिफरेंट है। अगर सिर्फ ग्रोइन हर्निया की हम बात करें तो उसमें 1 to 2% है रेकरेंस के चांस। तो उसमें आपको ये जरूर देख लें कि जी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो किसी ऐसी दवाई पे रहे कि रेगुलर बाउल मूवमेंट रहे, उसको जोर ना लगाना पड़े। प्रोस्टेट का अगर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर सीओपीडी है या एस्मा का मसला है, क्रॉनिक कॉफ है, तो क्रॉनिक कॉफ को रूल आउट करें कि क्यों है कॉफ। और अगर कॉफ है तो उसके लिए सप्रेसिव लें या उसका इलाज करें एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई करके। तो ये तो वो जो है चीजें हैं जो उसको कर सकते हैं। बाकी अगर वो बार बार हो रहे हैं तो जाहिर है कि उसमें या तो क्या फैक्टर होते हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं और सर्जिकल रिलेटेड भी हो सकते हैं। पेशेंट रिलेटेड तो हमने बात करें, लेकिन बाज दफा टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है कि मैश है, सही लगा है, नहीं लगा। और इसी वजह से जो है वो प्रेफरेबली सबसे वो हमारी वो टिपिकल बोन ब्रॉथ होती हैं ये मटन की या बीफ की, वो शायद उसमें कोलेजन ज्यादा होती है। हमारे अंदर आपके जो उसके जो प्रोसेस है सारा, उसमें विटामिन सी का बहुत अहम रोल है। तो क्या इस ऐसे पेशेंट्स को ये यखनी वगैरह या ये जो मीट की ये फॉर्म्स हैं, ये उसको थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, या इसका कुछ और फूड आप सजेस्ट करते हैं? नहीं। इसमें इसमें इट्स इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये जो कोलेजन की जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, ये आपके, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप जो मर्जी फूड ले लें, चाहे आप हाई प्रोटीन डाइट ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो वो प्रोपोर्शन है वो आपकी जेनेटिकली है, तो यू कैन नॉट चेंज दैट अनफॉर्चुनेटली। एक चीज ऐड करता चला जाऊँ डॉक्टर शहजाद के, मेरे जो एक्सपीरियंस है कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम उनको एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हम भी हर्निया के लिए एग्जामिन करते हैं क्योंकि प्रोस्टेट का ताल्लुक उससे बहुत गहरा होता है। तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मरीज को जनरल सर्जन ने जो है लिस्ट पे डाल दी है। यहाँ वो मरीज जो है उसको पहले, ये बड़ा कॉमन है, मतलब मैं बिल्कुल, मेरा मुबालगा इसको यानी मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं इस चीज को रेगुलर बेसिस पे देखता भी हूँ कि वो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हर्निया है, ऑपरेट कर दो। हालांकि मैंने जैसे आपसे कहा कि क्रॉनिक कॉफ, कॉन्स्टिपेशन और प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये तीन चीजें हैं जिनको जरूर एक्सक्लूड करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर ट्रीटेबल नहीं है तो उसकी वजह पता होनी चाहिए कि क्यों ट्रीटेबल नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उसको सिगरेट छुड़वाए मरीज को। उसको कभी कभी तो मैं इवन ऑपरेशन को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके हम टेस्ट वगैरह करा के और जनरल सर्जन को लेटर भी लिख देता हूँ मैं कि मैंने इसको आज देखा है, मेरा ख्याल है कि तुम हर्निया पोस्टपोन कर दो इसका, क्योंकि मेरी नजर में हर्निया दोबारा हो जाएगा, क्योंकि इसको भी बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं और ये पेशाब सही तरह नहीं कर रहा। तो ये जो पाकिस्तान में ट्रेंड होगा ना, मुझे यकीन है वहां पे इससे बहुत ज्यादा है ये चीज, क्योंकि वहां पे तो एक हर्निया नजर आया, उन्होंने कहा कि इसके 10-15 हजार 20 हजार मिल जाएंगे, ऑपरेशन कर दो। तो उसका आउटकम है वो फिर आपके सामने जो आप बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल यानी कॉजेज को एड्रेस नहीं किया जाता, बल्कि उसके जो आउटकम है उसको देखकर फॉलो ऑपरेट कर दिया जाता है। ये चीज है बहुत कॉमनली।
इसके अलावा कोई और क्वेश्चन या कोई और ऐसा कमेंट हो? अब आवाज जी जी बोले। डॉक्टर साहब मैं दो बातें पूछना चाहती थी। एक तो ये कि क्या ये जेनेटिक भी है? जेनेटिक का सिर्फ इतना है, जो अभी हमने जो कोलेजन मैट्रिक्स की बात की है, प्रोपोर्शन की, उतना पार्ट है इसमें जेनेटिक, अदरवाइज इट्स नॉट, वी डोंट कंसिडर पार्ट ऑफ किसी, अनफॉर्चुनेटली इसका ये प्रोपोर्शन जो है, रेशियो कोलेजन की डिफरेंट है, उसमें हाई रिस्क होगा, उसको दोबारा उस वक्त बात जो ज्यादा हो रही, इवन के ऑपरेशन भी सजेस्ट कर दिया है, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ, तो क्या बाद में वो वैसे नहीं हो रही, उतनी तकलीफ भी नहीं हो रही, पेन भी नहीं हो रही, और दोबारा कभी फील भी नहीं हुआ, तो ये बाद में बड़े होके फिर से दोबारा हो सकती है ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल। अगर सॉरी, आपने कहा है कि वो पहले जो बचपन में था, उसका ऑपरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि यंग एज ग्रुप में जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रॉब्लम के। देखें, एक पेशेंट जिसकी एज अगर 70 इयर्स है, उसको हर्निया है, उसने आगे फॉर एग्जांपल 10-20 इयर्स और ज़िंदा रहने, उसके चांसेस कम है। लेकिन अगर एक यंग है पेशेंट, 25 इयर्स है, उसने आगे मज़ीद 50 इयर्स रहना है, तो उसको चांसेस ज़्यादा है कि उसको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसमें रिकमेंडेड ज़्यादा है कि उसको ऑपरेट कर दिया जाए, ताकि उसको ये बाउल इश्यूज और स्ट्रैंगुलेशन की प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। Thanks. और हर्निया की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बार बार दर्द उठता हो पेट में और पता लगे कि इसको हर्निया है, तो उसमें फिर ये है कि आप उसको डिले ना करें, क्योंकि कभी कभी स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ये है कि हाथ में बल पड़ सकता है, और वो फिर हाथ जो है वो का खून का दौरान उसमें रुक जाएगा, और हाथ जो है वो डेड हो जाएगी, जिसको फिर बाद में बड़ा ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। और फिर कभी कभी आप सफ़र कर रहे होते हैं, अपनी जगह पे नहीं होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर किसी को हर्निया है और उसमें कोई और वजह नहीं है ऑपरेशन ना करवाने की, तो उसको डिले ना करें। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई आदमी बहुत ही अनवेल है, बहुत बूढ़ा है, उसके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि उसका हर्निया के ऑपरेशन के बाद उसको और मुश्किल पैदा हो सकती है। तो वो एक है। और मैंने देखा है कि जब मैं जनरल सर्जरी किया करता था, कि लोकल में भी लोगों ने हर्निया रिपेयर करते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस और बहुत अरसे से कर रहे होते हैं, वो इवन लोकल में लोकल हर्निया रिपेयर कर देते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली इट्स नॉट वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, लेकिन इट कैन बी डन इन द लोकल इफ द पेशेंट इज वेरी वेरी अनफिट एंड ही हैज गॉट अ सिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? एक हैंड रेज नजर आ रहा है। जी जी, हाँ, ये राफे हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। समदन राफे जी, बोले। हाँ, मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? जी जी जी। मैं ये पूछना था कि जैसे बचपन में तो ठीक है बहुत ज्यादा था, और वो हर वीक ही उसमें बड़ी ही तकलीफ और बड़ा कुछ इस तरह के वो बल पड़ जाना, वो हिल नहीं पा रही, चीखे मारी, मतलब इस तरह की सिचुएशन। उसके बाद बस कुछ ऐसा हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। लेकिन अब जो है वो अब बाद में डॉक्टर को अगर दिखाते हैं कोई 10-15 साल बाद, तो क्या डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि इसको पहले हर्निया था, या फिर वो कहेंगे कि नहीं हर्निया नहीं है? ये मेरे ख्याल है अ, ये तो जो है देखे बगैर, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू से। लेकिन अगर हर्निया आमतौर पे लोगों को बाज़ दफ़ा कई-कई सालों से होता है, 20-20 सालों से, 30-30 सालों से होता है, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये मेरा ख़्याल है फिर उसी ग्रुप में आ जाएँगे, ये जो है ये मेल है पेशेंट या फीमेल है? फीमेल। तो फीमेल में आमतौर पे इंग्वायनल हर्निया इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन होता है। ऐसे नहीं है कि नहीं होता, होता है।
तो अगर ये ग्रोइन हर्निया ही है या इंग्वाइनल हर्निया है तो वो ज़्यादा एग्जामिनेशन पे पता चल जाएगा कि ये हर्निया ही है, कोई ऐसा वो डिफिकल्ट नहीं है। और अगर कोई डाउट वाली बात होगी तो उसमें हम अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करा सकते हैं। तो आज ये चीज़ सामने आ जाती है, ऐसे कोई नहीं है कि छुपी हुई नहीं रहेगी। ठीक। जी, उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि फीमेल्स के अंदर उस एरिया के अंदर पेल्विक ऑर्गन्स भी लाई करते हैं। कभी-कभी ओवेरियन सिस्ट्स होती हैं, उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको किसी यानी अच्छे सर्जन को दिखाकर एक उससे एडवाइस ले लें, क्योंकि हर्निया जो है वो कॉमन ज़रूर है, लेकिन वाहिद चीज़ नहीं है जो उस हिस्से में दर्द करती हो। तो अगर कोई प्रॉपर्ली उसको एग्जामिन करके और हिस्ट्री लेकर देख ले, तो बहुत सी चीज़ों का पता लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए आपकी जो बात है उससे ही पता चलता है कि कुछ स्वेलिंग थी, वो बाद में पहले पेनफुल थी, बाद में नहीं रही। तो एग्जामिनेशन और उसको देखना और हिस्ट्री वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो समवन नीड्स टू डू दैट। वो डॉक्टर जी जैसे पहले जो है ना बचपन में बहुत ज़्यादा वो लम्प सा फ़ील भी होता था और नज़र आने के अलावा तकलीफ़ भी बिल्कुल ऐसी थी। उस वक़्त जो है वो आँख हॉस्पिटल वहाँ पे चेकअप वग़ैरह भी हुए और उन्होंने सजेस्ट भी किया ऑपरेशन। और उन्हीं दिनों जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो गए और दोबारा वो 2-3 दफ़ा तकलीफ़ हुई लेकिन बस डिले थोड़ा-सा हो गया किसी वजह से। अच्छा उसके बाद जो है वो यही डॉक्टर्स ने भी उस वक़्त शायद ये बताया था कि और या किसी और ने शायद कि जब भी इस तरह की तकलीफ़ हो या ये बहुत ज़्यादा लम्प हो बाहिर होता है, फ़ील भी होता है, पता चलता है इवन कि देखने पे भी। तो आप इस तरह हाथ के साथ थोड़ा-सा उसको ऊपर करके थोड़ा-सा प्रेस कर लिया करें। अच्छा वो करने करने से थोड़ा मुझे नहीं पता कि उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन वो इस तरह के बाद साल, 2 साल, कई साल ही गुज़र गए, 10-12 साल गुज़र गए और अब जो है वो लम्प इतना फ़ील कभी भी नहीं फ़ील हुआ। लेकिन वो दिल में खौफ़ है कि किसी वक़्त भी वो वाला पेन ना आ जाए ना। मेरा ख़्याल है कि आप उसको क्योंकि बच्चियों में आमतौर पे ये वाला जो हर्निया है, ये बहुत अनकॉमन है। बच्चों में मेल बच्चों में ये जो है बनिस्बत छोटी बच्चियों में बहुत ही अनकॉमन है। ज़्यादा ओल्ड एज ख़वातीन में तो हो जाता है क्योंकि मसल वीकनेस की वजह से। छोटी बच्चियों में एक्सट्रीमली अनकॉमन, तो क्या था एग्ज़ैक्टली ज़ाहिर है बताना मुश्किल है, लेकिन अगर वो दिल में खौफ या कोई चीज़ है तो किसी भी आप अच्छे जो है वो सर्जन को या इवन गायनेकोलॉजिस्ट या जो भी अगर कोई इससे रिलेटेड है इश्यू तो उनको दिखा के ताकि कोई भी डॉक्टर एग्ज़ामिन कर ले। अगर एग्ज़ामिनेशन पे हर्निया नहीं है तो फिर दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन हर्निया आमतौर पे सेल्फ हील नहीं होता, तो अगर स्वेलिंग थी पहले तो उसका कुछ ना कुछ असर बाकी होगा। दैट्स व्हाट आई कैन से। और अगर फिर भी डाउट है तो अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो बहुत अच्छा है, वो पिक कर लेता है अगर कोई हर्निया वहाँ पे होगा तो वो अल्ट्रासाउंड पे आ जाएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ इनके स्कैन के बगैर तो नहीं इतना कोई प्रॉपर डॉक्टर बता सकते क्योंकि जीपी ने कहा कि नहीं कोई बता हर्निया सकते नहीं हैं, है। लेकिन ये है कि वो एग्ज़ामिन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। जी, जो है अगर एग्ज़ामिनेशन पे फिर भी कोई डाउट होगा तो फिर स्कैन करना चाहिए। अगर ठीक, एग्ज़ामिनेशन पे बड़ा क्लियर है तो फिर ज़रूरत नहीं है स्कैन की। ठीक, ये हर्निया सब इंग्वाइनल नहीं होते, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, फीमोरल भी होते हैं। फीमेल में फीमोरल रिलेटिवली मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू इंग्वाइनल। और इसके बाद अलावा जो है कभी-कभी जो हमारे रेक्टस शीथ के साथ मसल होते हैं उसके अंदर भी हल्का सा डिफेक्ट हो जाता है, और सिपिजिलियन हर्निया वो एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। तो ये मतलब आपको जो मेन एडवाइस है, अगर आप यूके में रहती हैं, कि आप जीपी से बात करके, या मतलब मुझे आजकल अंदाजा है कि जीपी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, वो पेशेंट को देखते नहीं है, फोन पे कंसल्टेशन कर देते हैं। तो आप कोशिश करें उनको दिखाएं, और अगर वो मुमकिन नहीं है तो किसी कंसल्टेंट को प्राइवेटली दिखा दें, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। अगर चाइल्ड 16 साल से कम है तो फिर वो पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना होगा। अगर 16 साल से ज़्यादा है तो फिर वो आप एडल्ट सर्जन को दिखाना होगा। लेकिन ये कि उसको आप अपने साथ एक खौफ लेकर ना चलती रहें, क्योंकि वक्त के साथ साथ बच्ची और बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तो और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, फिर पता नहीं लगेगा कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। तो मेरा एडवाइस ये है कि इसको रीएश्योर करवा लें अपने आप को कि इट इज नॉट हर्निया, ऑल सॉर्टेड आउट, इट्स ऑल डन एंड डस्टेड नाउ। जज़ाकल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, अगर सॉरी मुझे अवेयर नहीं था, अगर यूके में है तो आप जीपी को ज़रूर कहें, डेफिनेटली कहें कि जी इस तरह ये इशू था, और आप अगर काइंडली हमें जिस तरह डॉक्टर ज़िया ने कहा अगर वो 16 से कम है तो वो पीडियाट्रिक सर्जन वालों को वो रेफ़र कर देंगे, और अगर वो 16 से प्लस है तो वो एडल्ट सर्जन को रेफ़र कर देंगे। तो ये जीपीज़ को आप बेशक फ़ोन पे भी बताएं कि जी इस तरह स्वेलिंग थी पहले, अब इतनी नहीं है, लेकिन हम इसको इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली रेफ़र कर देंगे। आई डोंट सी एनी इश्यू। जीपी ने खुद एग्जामिन करके कहा था कि नहीं, कोई हर्निया नहीं है, आपको गलती लगी है, जबकि बचपन में डॉक्टर्स के जो रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ मतलब वो कंफर्म था, कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन पता नहीं। राइट। इट्स अनलाइकली कि वो हड्डियाँ जो है वो रिपेयर हो गया, फिर वो यही है कि फिर आप जो है वो दोबारा बाज़ दफ़ा किसी सेकंड जीपी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि देखें ये पुरानी रिपोर्ट्स हैं, ये पुरानी रिपोर्ट्स हैं, इस वक्त ये चीज़ सिम्टोमेटिक नहीं है, इसलिए काइंडली अगर आप हमें सर्जरी को रेफर कर दें, इधर पीडियाट्रिक सर्जरी और एडल्ट सर्जरी, तो कर देते हैं। बाज़ दफ़ा कोई एक आधा जीपी नहीं करता, आप किसी दूसरे जीपी से भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे पता है, आई नो ये इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि ये सॉर्टेबल इश्यूज हैं। आप दूसरे जीपी से प्रॉपर्ली डिस्कस करें कि जी ये देखें पुरानी रिपोर्ट्स भी हैं, तो काइंडली जो है वो हमें रेफर करें ताकि कोई हमें हॉस्पिटल में देख ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से या तो हाथ जो है वो एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, समाधान राफे हैं कोई ये? अदनान राफे। अच्छा अच्छा अच्छा, अदनान राफे, राइट राइट। ये शेख मोहम्मद अदनान है। अच्छा अच्छा, जी जी बोले, जी जी, क्वेश्चन क्या मैं ये है? कह रहा था कि क्या इसमें हर्निया बेल्ट का भी कॉन्सेप्ट है कोई? हर्निया बेल्ट। जी, वो हमने बात की थी, इसको ट्रस भी कहते हैं या हर्निया बेल्ट भी। तो हर्निया बेल्ट हम आजकल रिकमेंड नहीं करते। बाज़ अच्छा। लोग बताते हैं कि उसका फ़ायदा है, और वो टेक्निकली फ़ायदा इस तरह है कि अगर वो प्रेशर जो है, बाहर से आप प्रेशर उसको कांस्टेंट वो मेंटेन रखती है बेल्ट, तो वो हर्निया बाहर आने से उसको रोकती है। लेकिन जो उसमें हमें आमतौर पे फ़ियर होता है, वो ये होता है कि अगर उसमें वो इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी-सी बाहर मौजूद है, अ अगर आप इस तस्वीर में देखें, तो अगर इंटेस्टाइन या बाउल बाहर मौजूद है पेट की कैविटी से, और इसके ऊपर आपने बेल्ट पहनी हुई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मसल और बेल्ट के दरमियान बाउल कंप्रेस हो सकती है। हम्म। तो बजाय ये के फ़ायदे के बाज़ दफ़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बाज़ लोग बताते हैं कि जी हम लेट के उसको अंदर करके फिर हम बेल्ट पहनते हैं, जो कि एक रीज़नेबल कॉमन सेंस वाली बात है, और फिर हम बेल्ट पहन लेते हैं, तो वो फिर हमें बाहर आने से उसको रोकती है, जो कि बात समझ आती है। लेकिन बाज़ लोग बहुत ओबीज़ होते हैं, उसमें इवन एग्ज़ामिनेशन पे आपको आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल हो रहा होता है कि डिफेक्ट कहाँ है, या बाउल है या नहीं है। अगर उस तरह के लोग पहनेंगे बेल्ट उसके ऊपर, और वो काफ़ी टाइट होती है बेल्ट, अगर प्रॉपर्ली आप उसको पहने, तो वो ये जो है इंटेस्टाइन का पार्ट, ये उसके उसके दरमियान कंप्रेस हो सकते हैं, उससे फिर नुकसान हो सकता है। ये हमें गाँव देहातों में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे लोगों ने कोई चौड़ा सा पत्थर लेके ना कपड़े के साथ बांध के, तो उसको बांधा हुआ होता था कि जहाँ मेरा हर्निया है तो मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ। तो मुझे इसलिए याद आया कि हर्निया बेल्ट का कॉन्सेप्ट है। देखिए, वो तो बिल्कुल वो ठीक, उन्होंने जो भी ये डिवाइस की है, ज़रूरत इजाद की माए, तो देखें प्रेस करके, तो उन्होंने एक अपनी डिवाइस की हुई थी, उन्होंने अपनी ये ट्रस या जो है वो हर्निया बेल्ट, चूँकि वो अगर आप एग्ज़ामिनेशन में भी हर्निया रिंग टेस्ट करते हैं, आप डीप रिंग को आइडेंटिफ़ाई करके उसको प्रेस करते हैं, तो वो देखें वो इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने हर्निया रिंग खुद आइडेंटिफ़ाई किया, उसके ऊपर पत्थर रखा या जो भी रखा, और उसके ऊपर कपड़ा बाँध दिया, तो उसको उन्होंने हर्निया को बाहर आने से रोकने का उन्होंने बस एक अपना तरीका डिवाइस किया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये हर वक़्त यानी लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नहीं चल सकती। आप उसको रिपेयर लॉन्ग नहीं ना टर्म हो में जो सकता, है, वो जो वो रिपेयर नहीं ना होगा, उसका मतलब जो अंदर जो डिफेक्ट है वो बाकी रहेगा। जी, जी, बिल्कुल, रिपेयर तो होना नहीं उसमें। बिल्कुल। अच्छा, सही है। इसकी एक्सरसाइज भी कोई स्पेशल होती है कि हम एक्सरसाइज करके थोड़ा डिले कर लें, या नहीं, नहीं, एक्सरसाइज़ अच्छा बल्कि जो एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज़ है, तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब एब्डोमिनल मसल्स की पर्टिकुलरली आप एक्सरसाइज़ करें, तो आप इमेजिन करें कि मसल्स जो हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो जब आप किसी एक ख़ास पोज़ीशन में दे कैन एक्ट लाइक एन अपर्चर, कि वो ज़्यादा मसल वो डिफेक्ट खुल जाता है,
उसमें से ज़्यादा कुछ चीज़ बाहर आ जाती है, और फिर वो जब मसल वापस क्लोज होगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम के चांस है। तो एक्सरसाइज एज सच इसके लिए कोई नहीं है। अच्छा, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या चीज? चलिए, आप कुछ कह रहे थे। डिस्कनेक्ट सा हो गया इनका। मतलब बेसिकली मैसेज ये है कि अगर किसी को हर्निया है और सिम्टोमेटिक है तो इसका ऑपरेशन होना चाहिए, अगर वो फिजिकली और ठीक है। एस्थेटिकली इतना फिट है। बट बॉटम लाइन ये है, क्योंकि बाकी चीजें जो है ना, वो करने को लोग कुछ भी करते रहें, लेकिन मसला हल नहीं होगा, और वो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात हो जाएगी आखिर में। और कभी कभी चीजें जब एकदम से बहुत ज्यादा एक्यूट हो जाती हैं तो फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, और जान को खतरा भी ज्यादा लाक हो जाता है। कि इमरजेंसी में ऑपरेशन, पेरिटोनाइटिस हो गया, यानी अगर आंत फट गई और फिर उसके वजह से जहर फैल गया पेट के अंदर, जो एक छोटा सा ऑपरेशन था उसको आपने इतना बढ़ा दिया, तो वो फिर मुनासिब नहीं होगा। तो मुख्तसर ये है कि अगर हर्निया है और इसका इलाज हो सकता है, किसी और वजह से कॉन्ट्रडिकेशन नहीं है, तो उसको जरूर आप ऑपरेट कर लें, और इसके बाद खास तौर इसको पे आप जो जो जिनको है वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। हर्निया प्रॉब्लम दे रहे हैं वो लोग जरूर कराएं डेफिनेटली। लेकिन अगेन एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप में दोनों चॉइसेस बड़ी बड़ी रीजनेबल है, ऑपरेट करवाना भी और ना ऑपरेट करवाना भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीशान। तो इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा था कि आपको हम रहमत देते रहा करेंगे, क्योंकि जिस तरह हर्निया कॉमन है, इस तरह हेमोरॉइड्स, जिसे पाकिस्तान में बवासीर कहते हैं। और बवासीर तो मतलब मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे तो हर जगह पे इश्तिहार लगे होते हैं इसके। मेरे ख्याल से अब तो हर बच्चे बच्चे को वहाँ पे पता है पाकिस्तान में बवासीर क्या चीज़ होती है। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप अवेलेबल हों ठीक। तो हेमोरॉइड्स के ऊपर भी आप कुछ बताएं कि उसके लिए क्या, यानी तशखीस कैसे की जाती है, और उसको ना तशखीस करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। खासतौर पे कभी कभी रेक्टल कैंसर और क्रोनिक कैंसर जो है वो भी ब्लीडिंग साथ प्रेजेंट होता है, और हम लोग जो है उसके बारे में ये समझते हैं कि जी बवासीर है, ठीक हो जाएगी। तो वो चीज़ जो है वो खतरनाक हो सकती है। मैंने अपनी जब प्रैक्टिस करता था जनरल सर्जरी की, तो 28 साल की उम्र के आदमी को हमने देखा था रेक्टल कैंसर के साथ, जो कि बहुत कम एज होती है, 28 साल। ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 25 साल पहले की। तो अब लेकिन आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन में भी होगा कि बहुत कम उम्र के अंदर ये कैंसर हो जाता है, हो सकता है, होता तो नहीं है। तो इसमें ये कि बहरहाल मैं चाहूंगा कि कहीं किसी न किसी मौके पे जब आपके पास टाइम हो तो जरूर इसके ऊपर भी रोशनी डालें, और डेफिनेटली। बवासीर को मतलब खास तौर पे एक्सप्लेन करें। इसमें वो जो एक होता है जी बादी बवासीर और खूनी बवासीर, इससे मैं आज तक कंफ्यूज हूँ अपनी जिंदगी के अंदर कि कि दो बवासीरों में क्या फर्क होता है। तो बहरहाल इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह कभी बाद में। तो जी बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया डॉक्टर जीशान, और आप लोगों का थैंक भी यू। बहुत बहुत शुक्रिया जिसमें तशरीफ लाते हैं इतवार के दिन सुबह के वक्त। तो और ये सब रिकॉर्डिंग मौजूद होती है बाद में, इसको अगर किसी वजह से आप ना सुन सके हों पूरी तरह, या किसी और को फॉरवर्ड करना चाहें, तो zumrush.com पे जाके आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो उसी जगह पे नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं अगर रेलिवेंट लोगों को फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, और उनसे मैं एडवाइस भी लेकर आपको बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप के तौर पे। ये बल्कि बिलाल ने जो है ये अभी लिंक शेयर भी कर दिया है, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।